चलो तो आज हम देखने वाले स्टैंडर्ड 10 का साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 1 का लेसन नंबर 3 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. वी हैव सी द पार्ट 2. ऑलरेडी वी सी द पार्ट 1 which give the link of the part 1 in description box. Click on the link and see the part 1 lesson again. So now in this lesson we can see the balancing chemical equation. That means how to balance chemical equation, that is how to balance mass of the reactant and mass of the product is essential for the chemical equation or balancing chemical equation. So in which we see the some steps in balancing a chemical reaction. How to balance the chemical reaction, that type of the steps we can be discussed here. Next one, we can see the types of a chemical reaction. So in which lesson gives some type of the chemical reaction like combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction and double displacement reaction. So how to identify this type of the chemical reaction which can be seen into this lesson. So I hope you see the complete lesson and learn the carefully, right? So next we start the lesson. First one, we see the balancing chemical reaction. That means how to balance a chemical reaction. So balancing chemical reaction means the number of element in a reactant are same as the number of element in a product is called as a balancing chemical equation. यानी कि जितने भी एलिमेंट हम रिएक्टेंट में रिएक्शंस के लिए लेंगे उतने ही एलिमेंट जब हमें प्रोडक्ट में मिल जाते तब उसे हम क्या कहते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन. और लास्ट ईयर में हमने इसके अगेंस्ट एक लॉस भी देखा था, वो लॉस है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट. यानी कि रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए हम जितना रिएक्टेंट यूज करेंगे उस रिएक्टेंट का जितना भी मास होगा उतना ही मास का हमें प्रोडक्ट मिलना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि रिएक्शन बैलेंस है. सो ये लॉ हम पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. सो नाउ वी कैन सी द स्टेप्स इन बैलेंसिंग अ केमिकल रिएक्शन. अगर आगे जाके हमें देखना है कि दी हुई रिएक्शंस हमें बैलेंस किस तरह से करना है, उसका एक एग्जांपल लेकर हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. उसके लिए एक आपको एक एज पर क्वेश्चन में भी आपको इसी तरह एक क्वेश्चन पेपर में भी आपको एक ऐसा ही क्वेश्चन दिया जाएगा जो कि वर्ड इक्वेशन हम इसे कहते हैं. वर्ड इक्वेशंस जो हमने पिछले पार्ट में डिस्कस किया था कि कौन सी भी केमिकल रिएक्शन का या रिएक्शन में केमिकल सब्सटेंस का नाम उसके केमिकल कंपोजिशन के बगैर उसके नाम से लिखा होगा तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्ड इक्वेशन कहते हैं. जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका केमिकल नेम लिखा हुआ है. इस केमिकल नेम लिखने के बाद हमने जो रिएक्शन इक्वेशन तैयार किया इसके लिए हम वर्ड इक्वेशंस कहेंगे. जैसे कि हमारे एग्जांपल से सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड विच गिव्स सोडियम सल्फेट प्लस वाटर. देखिए अब यहाँ पर हम देख सकते हैं एरो के लेफ्ट साइड में जब हम लिखते हैं, जो एरो की लेफ्ट साइड में होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, रिएक्टेंट कहते हैं. और एरो का डायरेक्शन जो होता है तो एरो का डायरेक्शन रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट की तरफ जाने वाला होता है. यानी कि सोडियम सल्फेट एंड वाटर ये दोनों क्या इसमें प्रोडक्ट होते हैं और ये रिएक्शंस का डायरेक्शन इंडिकेट कर देता है. इस तरह से रिएक्शन. अभी आप हमें देखना है कि इसका आंसर्स किस तरह से लिखना है. पहले हम क्या करेंगे, जो वर्ड इक्वेशन दिया है उस वर्ड इक्वेशन को स्टेप फर्स्ट में केमिकल इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे. केमिकल इक्वेशन यानी कि हम देखते हैं कि जो भी सब्सटेंस होगा उसके केमिकल सिंबल्स या केमिकल फॉर्मूला यूज करके जो इक्वेशंस हम लिखते हैं उसे कहते हैं केमिकल इक्वेशन. सो हमारा स्टेप फर्स्ट आंसर में हमारा स्टेप फर्स्ट आता है, राइट द केमिकल इक्वेशन फ्रॉम द गिवन वर्ड इक्वेशन. तो हमने यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए उसके केमिकल सिंबल्स लिखा NaOH, सल्फ्यूरिक एसिड के लिए H2SO4, सोडियम सल्फेट के लिए Na2SO4 एंड वाटर के लिए H2. जिस तरह से ऊपर दिया है वैसे हमने सिर्फ केमिकल फॉर्मूला यूज करके रिएक्शन लिख लिया. ये वो हमारा स्टेप फर्स्ट. अगर आगे जाके हमें स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, हमें क्या करना है, रिएक्शन बैलेंस करना है. यानी कि रिएक्टेंट साइड में जितने मॉलिक्यूल्स है या जितने एलिमेंट है उतने एलिमेंट हमें प्रोडक्ट साइड में चाहिए. पहले तो हम
जो भी हमें एग्जांपल्स दिया है उसको हम टैली करेंगे कि रिएक्टेंट साइड में कितने प्रोडक्ट एलिमेंट है और प्रोडक्ट साइड में कितने एलिमेंट है। इसके लिए हमें एक टेबल बनाना पड़ता है, जिसके लिए हम स्टेप सेकंड लेंगे। सो चेक द वेदर इक्वेशन इज बैलेंस और नॉट बाय कंपेयरिंग द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट ऑन द टू साइड ऑफ द इक्वेशन, राइट। जो हमारा इक्वेशन तैयार है उसके दोनों साइड के एलिमेंट को हमें कंपेयर करना है कि दोनों तरफ एलिमेंट सेम है या डिफरेंट है। इसके हमें पता चलता है कि दिया हुआ रिएक्शन बैलेंस है या नहीं। इसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे कि टेबल में हम लिखेंगे, पहला कॉलम हम लेंगे एलिमेंट का। ये एलिमेंट यानी कि रिएक्शंस में हमारे टोटल जितने भी एलिमेंट्स अवेलेबल है उस सब एलिमेंट को एक एक करके हम क्या लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एलिमेंट के नीचे। वैसे रिएक्शन में हम देखते हैं कि दो पार्ट्स होते हैं, एक तो रिएक्टेंट होता है, दूसरा प्रोडक्ट होता है। सो हमें रिएक्टेंट साइड यानी एरो के लेफ्ट साइड जो है उसमें कितने एटम्स है ये फाइंड आउट करना है। उसके बाद प्रोडक्ट साइड यानी एरो की आगे वाली साइड, इसमें हमें कितने नंबर ऑफ एटम्स है फॉलो करना है या फाइंड आउट करना है। सो पहला आइटम हमने सोडियम लिखा, जो सोडियम हम रिएक्शन में देख सकते हैं यहाँ पर सोडियम 1 है, राइट। यहाँ पर आगे कहीं पर भी नहीं। सो रिएक्टेंट साइड पे सोडियम 1 ही है, इसलिए हमने क्या लिखा इस पे 1 लिखा। अब प्रोडक्ट साइड में क्या है तो Na के बेस पे 2 है, यानी कि सोडियम के एटम्स 2 एटम्स इसमें इंक्लूडेड है, आगे कोई भी नहीं है। सो प्रोडक्ट साइड में हम लिखेंगे 2। ऐसे ही हम बाकी एलिमेंट्स के भी नंबर्स फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन 5 है, प्रोडक्ट साइड में भी 5 है। हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड पे 3 है, प्रोडक्ट साइड पे 2 है। सल्फर रिएक्टेंट साइड पे 1 है, प्रोडक्ट साइड पे 1 है। इस तरह से हमें क्या करना है, फर्स्ट सेकंड स्टेप में टेबल प्रिपेयर करना है। अब इससे कंक्लूजन क्या निकलता है हमारा, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि सोडियम एटम जो है वो रिएक्टेंट साइड पर 1 ही एटम है और प्रोडक्ट साइड पे 2 एटम है। यानी कि जितना हमने रिएक्टेंट में यूज किया था सोडियम, उससे ज्यादा हमें प्रोडक्ट में मिल चुका है। उसी तरह से हाइड्रोजन का भी देख सकते हैं हम। हाइड्रोजन रिएक्टर में हमने 3 एलिमेंट्स यूज किए, लेकिन हमें प्रोडक्ट में सिर्फ 2 ही एलिमेंट मिले, 1 एलिमेंट कम मिलता है। इसलिए हमें इससे कंक्लूजन मिलता है कि इट सीन्स दैट number of atoms of both side are not same, hence reaction is not balanced। यानी रिएक्शन क्या हुआ, बैलेंस नहीं, जो कि एटम्स जो लेफ्ट साइड पे रिएक्टेंट साइड में उतने एटम्स राइट साइड पे हमें या प्रोडक्ट साइड पे नहीं मिल रहे। सो हम कहेंगे कि रिएक्शन बैलेंस नहीं है। चलो तो आगे थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है कि रिएक्शन बैलेंस करना है। सो इट इज कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग एन इक्वेशन फ्रॉम द कंपाउंड विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। बेहतर हमें यही होता है कि जो भी रिएक्शन जाए उससे हमें जो एलिमेंट या जो एटम बैलेंस करना है उस एटम का मैक्सिमम नंबर कहाँ पर है या कौन सी कंपाउंड में है, वही कंपाउंड हमें क्या करना है बैलेंसिंग के लिए यूज करना है। मोरओवर इट इज कन्वीनियंट टू फर्स्ट कंसिडर दैट एलिमेंट इन दिस कंपाउंड विच हैज अनइक्वल नंबर ऑफ एटम ऑन द टू साइड। जैसे कि वो एटम एक तो इसका नंबर ज्यादा होना चाहिए, कंपाउंड में उसका अमाउंट ज्यादा होना चाहिए और उसका एटम भी हमें कंपेयर करना है। जैसे कि हम देखते हैं कि अबव रिएक्शन में हम देखेंगे कि सोडियम सल्फेट Na2SO4 एंड H2SO4 ये 2 बड़े कंपाउंड है, जिसके कि हमें बैलेंस कौन करना है, एक सोडियम बैलेंस करना है, दूसरा हाइड्रोजन बैलेंस करना है। दोनों का अमाउंट मैच नहीं हो रहा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में। सो इन दोनों को बैलेंस करने के लिए हमने उन दोनों का मैक्सिमम नंबर एटम का कंपाउंड लिया, जो कि हमें प्रोडक्ट में मिल रहा था सोडियम सल्फेट और रिएक्टेंट में मिल रहा था हाइड्रोजन का कंपाउंड हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड। सो कंपाउंड कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। ये दोनों कंपाउंड में क्या आता है, मैक्सिमम नंबर इंक्लूडेड है। सो इन विच फर्स्टली सोडियम सल्फेट इज यूज फॉर द बैलेंसिंग, राइट। सो पहले हमें क्या करना है, सोडियम सल्फेट को बैलेंस करना है, यानी कि सोडियम सल्फेट में से सिर्फ सोडियम, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ 2 सोडियम एटम है। रिएक्टेंट में हमने देखा कि 1 ही एटम था, यहाँ पर 2 है, इसलिए हमने क्या किया, सोडियम सल्फेट को यहाँ पर यूज किया। अगर आगे जाके हमें सोडियम सल्फेट को बैलेंस करने के लिए फिर से एक टेबल बनाना होगा। उस टेबल में हम लिखेंगे नंबर ऑफ सोडियम एटम, जो एटम हमें बैलेंस करना है उसका नाम यहाँ पर लिख देते हैं, नंबर ऑफ सोडियम एटम। आगे जाके वो एटम हमें दोनों साइड पे प्रेजेंट है, सो इन द रिएक्टेंट एंड इन द प्रोडक्ट। इस तरह से 3 कॉलम करेंगे। सो पहले देखेंगे सोडियम एटम इनिशियली
रिएक्शन में कितने प्रेजेंट थे। रिएक्टेंट साइड पे 1 प्रेजेंट था, प्रोडक्ट साइड पे 2 प्रेजेंट था, ये इनिशियल लिखा। आफ्टर बैलेंसिंग दैट मीन्स टू बैलेंस, सो बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ा कि जिस साइड पे एलिमेंट कम होता है उस साइड पे पर्टिकुलरली किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करके जो बड़ा नंबर है उसके जितनी ही वैल्यू हमें मिलनी चाहिए। इसके लिए हम एक तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं या फिर कौन सा भी एक नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं जिससे इस लेस नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें जो मैक्सिमम नंबर वैल्यू है वो मिल जाते हैं। और इसलिए हम बैलेंस करने में देखे 1 एज इट इज ऐसा ही लिखा। 1 को बैलेंस का किया, जो प्रोडक्ट का 2 था उसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यानी 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू हमें क्या मिला 2। सो रिएक्टेंट साइड में अब सोडियम कितने हुए 2, प्रोडक्ट साइड में भी 2 है। सो सोडियम दोनों तरफ सेम आ गए। सेम आने के लिए हमने क्या किया 2 को यूज किया। सो 2 इज द फैक्टर दैट यूज फॉर द बैलेंसिंग सोडियम एटम। सो वी गिव्स द कंक्लूजन in which factor 2 is used for balancing sodium atom at reactant side. Therefore, write factor 2 near the sodium compound present in reaction side. Right? जो भी हम फैक्टर फाइंड आउट करते हैं वो फैक्टर कौन सी साइड के लिए हमने यूज किया, रिएक्टेंट साइड के लिए फाइंड आउट किया। सो रिएक्टेंट साइड में जहां पर भी सोडियम होगा उस सोडियम के बाजू में हमें क्या लिखना है, फैक्टर्स लिखकर रिएक्शन फिर से लिखना है। जैसे कि हम रिएक्शंस लिख सकते हैं कि अभी देखोगे रिएक्टेंट साइड के लिए हमने 2 फैक्टर यूज किया था। सो रिएक्टेंट साइड में सोडियम हमारा यहाँ पर है, सो सोडियम के बाजू में हमने क्या लिखा 2 लिखा, जो में हमने बैलेंसिंग के लिए फाइंड आउट किया था। सो हमें रिएक्शन मिलती है 2 NaOH प्लस H2SO4 प्लस Na2SO4 प्लस H2, राइट। ये हमारा सोडियम को हमने बैलेंस कर दिया। अगर फिर आगे जाके हमें फिर से क्रॉस चेक करना है कि सभी एलिमेंट बैलेंस है या नहीं, ये हमें क्या करना है इसमें फाइंड आउट करना है। सो इसके लिए हम फिर से एक टेबल बनाएंगे जो पहली तरफ बनाया था, एलिमेंट, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, नंबर ऑफ एटम। वैसे ही 4 एलिमेंट जो हमारे रिएक्शंस में इंक्लूड है, सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड सल्फर। रिएक्टेंट साइड में सोडियम 2 था, प्रोडक्ट साइड में 2 आ गया। जो पहले हमारे रिएक्टेंट साइड पे 1 था और प्रोडक्ट में 2 था, अभी हमारा सोडियम बैलेंस हो चुका है। लेकिन फिर से बाकी के एलिमेंट्स भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा जो यहाँ की ऊपर की रिएक्शन से, इसकी वजह ना कि पहली वाली रिएक्शन। यहाँ पर जो रिएक्शन लिखने वाले उसके अगेंस्ट हमें क्या करना है, टेबल तैयार करने। ऑक्सीजन एटम इन रिएक्टेंट साइड 6, तो प्रोडक्ट साइड में आते हैं 5। हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में 4 आते हैं, प्रोडक्ट साइड में 2 आते हैं। सल्फर 1। अब यहाँ हम देखते हैं कि हमने सोडियम को तो बैलेंस कर दिया, लेकिन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन ये दोनों क्या हुए, फिर इम्बैलेंस हुए। जैसे कि हमारा हाइड्रोजन पहले से ही इम्बैलेंस था, ऑक्सीजन बैलेंस था, तो डिस्टर्ब होके हमारा उसका अमाउंट रिएक्टेंट साइड में बढ़ गया। ठीक है, जो हमारा रिएक्शन चेंज करने के बाद बढ़ जाता है उसको हम बाद में देखेंगे। जो पहले वाला हमने फाइंड आउट क्या किया था कि हाइड्रोजन बैलेंस नहीं था, तो आगे जाके हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। सो इस टेबल से हमें पता चलता है कि रिएक्शन अभी तक बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आर इक्वली इन बोथ साइड। सो इन विच फर्स्ट हाइड्रोजन हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। अगर हाइड्रोजन बैलेंस करने के बाद हमारी रिएक्शन बैलेंस नहीं होती तो हम जो भी नेक्स्ट वाला एलिमेंट आएगा उसको यूज करेंगे। सो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमने फिर से टेबल बनाई। सो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द रिएक्टेंट इन द प्रोडक्ट इनिशियली, यानी कि बैलेंस करने से पहले हमारे पास कितने हाइड्रोजन्स हैं, रिएक्टेंट में 4 हाइड्रोजन्स हैं, प्रोडक्ट में 2 हाइड्रोजन्स हैं। बैलेंस करने के लिए हम देखते हैं कि जो भी छोटा वाला नंबर होता है उस छोटे वाले नंबर के लिए एक नंबर हम फाइंड आउट करते हैं कि जिसको मल्टीप्लाइड करने के बाद हमें बड़ा वाला नंबर मिल जाता है। इसलिए बड़े नंबर में हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे, जैसा इनिशियली था वो वैसा ही रखेंगे। उसके बाद प्रोडक्ट में हमारा 2 नंबर था, 2 था, 2 ले लिया। 2 को 2 से मल्टीप्लाइड करें तो हमारा आंसर्स कितना आएगा, 4, जो बड़ी वैल्यू है और रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ एटम है। ये आंसर्स हमें यही आना चाहिए, तभी हमारा रिएक्शन बैलेंस होगा। सो 2 को 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे, आंसर्स आता है हमारा 4 आता है। सो इस तरह से हमने क्या किया, हाइड्रोजन के लिए कोएफिशिएंट्स लिख लिया। तो देखिए, so therefore factor 2 is required for the balance the hydrogen atom
from product side. Therefore, write factor 2 near the hydrogen atom compound at product side. The reaction can be written as 2 coefficients. हमने कहाँ पर ढूंढा था? प्रोडक्ट साइड के लिए. इसलिए ये जो 2 फैक्टर्स है जो हाइड्रोजन एटम प्रोडक्ट में जहां पर भी प्रेजेंट होगा उसके बाजू में हमें लिखना है. इसलिए हम आगे वाला सोडियम बैलेंस करने वक्त जो रिएक्शंस मिली थी वही रिएक्शंस लेंगे जो ऊपर वाले स्टेप्स में हमें मिली थी. 2NaOH प्लस 2H2SO4 हमें कोएफिशिएंट प्रोडक्ट साइड में मिलेगा तो हम रिएक्टेंट साइड में कोई भी चेंज नहीं करेंगे. जो कोएफिशिएंट्स मिला है जो प्रोडक्ट साइड पे लिखना है. जो प्रोडक्ट साइड में हमारा हाइड्रोजन का कंपाउंड यहाँ पर प्रेजेंट है वाटर मॉलिक्यूल, तो उसके बाजू में हम क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे. सो हमारी रिएक्शंस आती है 2NaOH प्लस 2H2SO4 विच गिव्स Na2SO4 प्लस 2H2. राइट. सो नेक्स्ट आगे जाके हमसे फिर से टेबल बना के चेक करना है कि सभी एटम्स बैलेंस हो चुके हैं या नहीं. राइट. सो फिर से हम टेबल बनाए. एलिमेंट, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट साइड, सोडियम एलिमेंट, रिएक्टेंट में 2 आए, प्रोडक्ट में भी 2 मिल चुके हैं. ऑक्सीजन 6, हाइड्रोजन 4, सल्फर 1. अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सभी एलिमेंट्स जो भी रिएक्टेंट साइड में है उतने ही रिएक्टेंट हमें प्रोडक्ट साइड में आ चुके हैं. इसलिए इसका कंक्लूजन हम लिखेंगे इट्स सीन दैट all atoms are equal in both side, therefore reaction is a balance. यानी कि रिएक्टेंट साइड पे भी सभी एलिमेंट जितने एलिमेंट है उतने ही एलिमेंट हमें प्रोडक्ट साइड में मिल जाते हैं तो रिएक्शन बैलेंस हो जाती है. ओके. तो इसके बाद लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? जो फाइनल बैलेंस इक्वेशन है उसको फिर से लिखेंगे जहां पर हमें सभी एलिमेंट सेम आते हैं. सो वही इक्वेशन है 2NaOH प्लस H2SO4 which gives Na2SO4 प्लस 2H2. इस तरह से हमें क्या होता है? रिएक्शंस मिल जाती है. ओके. इस तरह से हमें क्या करना है? रिएक्शन बैलेंस करना है. 1 by 1 एटम क्या करना है? हमें बैलेंस करते रहना है. फाइनल स्टेप में जहां पर भी हमारे रिएक्टेंट एंड नंबर प्रोडक्ट इन दोनों में जो भी एलिमेंट है इनका अमाउंट सेम आ जाता है तब हम कहेंगे कि रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है. ओके. इस तरह से हमें स्टेप्स फॉलो करके क्या करना है? केमिकल रिएक्शंस यूज करना है. वीडियो के बाद मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देने वाला हूं. कुछ एग्जांपल्स को आप सॉल्व करिए, लर्न करिए और रिएक्शन बैलेंस करवा दीजिए. ओके. सो तो चलो हम नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. जो भी हमने देखा कि केमिकल रिएक्शन के 4 टाइप्स है. एक कंपोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इन 4 टाइप्स के बारे में हमें डिस्कस करना है. पहले हम देखेंगे केमिकल रिएक्शन मीन्स क्या. सो अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ नंबर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, केमिकल रिएक्शन आर क्लासिफाइड इनटू द 4 टाइप्स आर एज फॉलोज. यानी कि हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन किसकी वजह से हुआ है? जो भी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का नेचर है और नंबर ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट होंगे या फिर उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हो गए उसे हम क्या कहेंगे? केमिकल रिएक्शंस कहेंगे. सो उसमें हमारा पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन. सो कॉम्बिनेशन मीन्स हम जानते हैं कि 2 अलग अलग एलिमेंट हो, 2 अलग अलग कंपाउंड हो, उनको एक तरफ लाना या एक दूसरे में मिक्स कर देना, उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. सो व्हेन 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन इन अ रिएक्शन. यहाँ पर देखिए रिएक्टेंट हम कितने यूज कर सकते हैं उसमें? 2 और मोर रिएक्टेंट. जिस कौन सी भी रिएक्शन में 2 और 2 से ज्यादा रिएक्टेंट हो गए हम गेस कर सकते हैं कि वो रिएक्शन कंबाइन रिएक्शन हो सकती है. फाइनली डेफिनेटली नहीं कह सकते, प्रोडक्ट आने पर हम बता सकते हैं, लेकिन जहां पर भी 2 और 2 से ज्यादा रिएक्टेंट होंगे वो हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की तरफ जाने वाले होंगे. सो 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन इन अ रिएक्शन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट. राइट. देखिए अभी यहाँ पर डिपेंड है कि आने वाला प्रोडक्ट कितना आता है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि रिएक्शन कॉम्बिनेशन है या नहीं. हमने क्या किया? 2 और मोर रिएक्टेंट ले लें, उससे हमें प्रोडक्ट क्या मिला? सिंगल प्रोडक्ट मिला. ऐसे जिस रिएक्शन में मिलता है उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे हमने मैग्नीशियम को लिया, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में रखा, क्या ऑक्सीजन गैस मैग्नीशियम से पास किया तो हमें क्या मिला? मैग्नीशियम ऑक्साइड का कंपाउंड मिला. यहाँ पर हम देख सकते हैं रिएक्शन साइड में 2 कंपाउंड हमने लिए या 2 एलिमेंट्स लिए, मैग्नीशियम का एक लिया, ऑक्सीजन का एक लिया.
इन दोनों को एक दूसरे के साथ रिएक्ट करने के बाद हमें एक सिंगल प्रोडक्ट मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो इस रिएक्शन को हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इस तरह से हम देखेंगे अमोनिया एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों को एक साथ मिक्स कर देंगे तो हमें अमोनियम क्लोराइड मिल जाता है। दैट मीन्स सिंगल प्रोडक्ट हमें मिल जाता है। सो इस टाइप को रिएक्शन हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट वन है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन इन विच 2 or more प्रोडक्ट आर फॉर्म। देखिए ये सेंटेंस हमें याद रखना है, 2 or more प्रोडक्ट आर फॉर्म, अ सिंगल रिएक्टेंट इज कॉल्ड एज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी कि हम देखते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अपोजिट रिएक्शन हम कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि एक ही प्रोडक्ट, एक ही रिएक्टेंट हम लेते हैं और उसका रिएक्ट करने के बाद हमें 2 डिफरेंट प्रोडक्ट मिल जाते हैं, तो इसे हम कहेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि वाटर का डीकम्पोजिशन किया तो हमें H2 एंड O2 ये 2 गैसेस सब्सटेंस मिल जाते हैं। वैसे ही लाइमस्टोन, जो हमने फर्स्ट एक्टिविटी में देखा कि लाइमस्टोन को हम हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड का व्हाइट सब्सटेंस तैयार होता है और उससे गैस बाहर निकल जाता है। यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का 2 कंपाउंड में, 2 डिफरेंट कंपाउंड में पार्ट हो जाते हैं या सेपरेट हो जाते हैं। इसलिए हम कहेंगे इस रिएक्शन को कहेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट टाइप है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। 9th क्लास में हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट मीन 2 कंपाउंड में से हम डिस्टेंस या उसकी मूवमेंट जो होती है उस मूवमेंट को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। वन ऑब्जेक्ट कैन बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस इज कॉल्ड एज अ डिस्प्लेसमेंट। वैसे ही डिस्प्लेसमेंट हम रिएक्शन में देखेंगे, द रिएक्शन इन विच the ion of a less reactive element in a compound is taken by another more reactive element by formation of its own ion is called as a displacement reaction. Displacement reaction हमने देखते हैं कि जो भी रिएक्टेंट के लिए हम यूज करते हैं, दोनों रिएक्टेंट में मेटल कंपाउंड होता है। यानी कि यहाँ पर देख कॉपर सल्फेट में हम देखें कॉपर मेटल है, तो आयन में देखेंगे कि आयन ए मेटल कंपाउंड है। अगर दोनों की रिएक्टिविटी हम देखें तो आयन की रिएक्टिविटी कॉपर से बहुत ज्यादा है। इसलिए इस रिएक्टेंट में जो भी आयंस होगा, राइट, आयंस यानी जहाँ जिसके सर पे निगेटिव चार्ज आता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सल्फेट ये जो आयन है कॉपर के साथ बंधा हुआ है, लेकिन इसके साथ हमने आयन को भेजा है तो आयन इस सल्फेट आयन को वहां से निकाल लेकर अपनी तरफ खींच लेगा। यानी कॉपर सल्फेट से आयन निकल के आयरन यानी Fe के पास जाएगा और हमारा प्रोडक्ट मिलेगा FeSO4। और पहला जो रिएक्टर में हमने कंपाउंड लिया था जिसमें कॉपर अलग होकर कॉपर का कंपाउंड मिल जाएगा, या इसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट किसकी हुई है? जो आयन मेटल के साथ प्रेजेंट होता है, जो हाईली रिएक्टिव होता है उसके पास निकल जाता है। यहाँ पर आयरन हाईली रिएक्टिव था, इसलिए सल्फेट आयन कॉपर से निकलकर आयन के पास चला गया, इसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई, मूवमेंट हो गई। इसलिए इस रिएक्शंस को हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट। इसमें आयन का जगह बदल जाती है। और लास्ट टाइप है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच द आयन इज द रिएक्टेंट are exchanged to form precipitate are called as a double displacement reaction। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऊपर हमने देखे, उसी तरह यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं। यानी कि रिएक्टेंट में जो दोनों कंपाउंड होते हैं दोनों के पास भी आयंस होते हैं, लेकिन आयंस ऐसे होते हैं कि दोनों के पास जो आयंस होंगे उस आयन की क्या होगा, इंटरचेंज होगा। यानी कि हम देखते हैं कि बैरियम क्लोराइड, यहाँ पर क्लोरीन ए आयन है तो जिंक सल्फेट में सल्फेट ए आयंस है। अगर दोनों को एक दूसरे के साथ मिक्स करें तो उनकी रिएक्शन हो जाता है, रिएक्टिविटी के डिपेंड उनके आयंस इंटरचेंज हो जाते हैं और प्रेसिपिटेट तैयार होता है। प्रेसिपिटेट यानी कौन सी भी लिक्विड फॉर्म, लिक्विड सब्सटेंस जब तैयार करते हैं उस लिक्विड सब्सटेंस में कुछ सॉलिड पार्टिकल्स तैयार हो जाते हैं और वो सॉलिड पार्टिकल्स उस लिक्विड सॉल्यूशन में बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं, इसलिए हम उसे क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेट कहेंगे। अगर देखते हैं बैरियम सल्फेट, यहाँ पर बैरियम मेटल है और जिंक में सल्फेट आयन है, ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर प्रेसिपिटेट तैयार करता है, सो बैरियम सल्फेट का हमें प्रेसिपिटेट तैयार हो जाता है।
यानी कि हम देखते हैं जिंक के पास जो सल्फेट आयन था वो निकल कर कहाँ पर गया, बैरियम के पास गया और बैरियम सल्फेट तैयार हो गया। जब बैरियम ने जिंक के पास का सल्फेट लिया तो बैरियम ने क्लोरीन को छोड़ दिया, वो छोड़ने के बाद क्लोरीन जिंक के पास चला गया और जिंक क्लोराइड का कंपाउंड तैयार होगा। बेसिकली हम यहाँ पर ऑब्जर्व करें तो देख सकते हैं कि दोनों के पास जो आयंस थे वो आयंस ने अपनी अपनी जगह बदल ली है। इस तरह से जगह जब इंटरचेंज होता है, दोनों का प्लेस जब इंटरचेंज हो जाता है, तब उस रिएक्शन को हम कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि दो आयंस का इंटरचेंज, दो आयन की जो जगह होगी या प्लेस होगा उसका इंटरचेंज हो जाता है, इसलिए हम कहेंगे उसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थैंक यू दोस्तों, आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।